नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। जी, बातों की शुरुआत करते हैं। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई, जो बठा करके एक छोटा सा गांव है जी। वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। तो मैंने 5वीं तक की पढ़ाई वहीं पे की। 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में आगे का स्कूल नहीं था। फिर आगे का जो स्कूल था वो एक मुनि बाबा बोल के एक जगह है जो कुछ किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो 5वीं के बाद फिर मैं बिलासपुर अपनी बुआ और फूफा जी के यहाँ पढ़ाई करने आ गया था। तो मैं लगभग 9.5 साल का था जब गांव से मूव करके बिलासपुर आया अपनी बुआ के यहाँ पढ़ने। जी, बुआ के आना, गांव से निकलना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव में जो व्यक्ति होता है वो कैरियर के प्रति उतना जागरूक नहीं होते हैं वो, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत शीर्ष तक पहुंचे शिक्षा में भी। तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? निश्चित रूप से एक तो सबका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, और प्रेरणा धीरे धीरे एक रास्ता था, रास्ते में चलते गए प्रेरणा मिलती गई। तो एक जर्नी थी जो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों से प्रेरणा मिलती गई और मैं पढ़ता गया। एक चीज़ मुझे बहुत पहले से समझ आ गया था कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। और बिना पढ़े हम जिस परिवार से, जिस परिप्रेक्ष्य से आते थे, हमारा कोई कल्याण या उद्धार तो था नहीं। ना बड़ी बिजनेस कर सकते थे, ना उसकी जानकारी थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ नहीं करते तो किसानी करते, खेत था, वही एक सहारा था। तो ये तय हो गया था मेरे दिमाग पे बहुत पहले कि पढ़ना है बहुत। फिर शुरुआती दौर में 5वीं तक पढ़ने के बाद जब मैं शहर गया बिलासपुर, तो 1-2 साल तो थोड़ी डामाडोल सा ही था कि हिंदी में बोलना, गांव में तो छत्तीसगढ़ी में बोलते थे, फिर हिंदी में बोलना, फिर वो इंग्लिश। 5वीं तक हमारे समय में कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे। 6वीं से आती थी। मैं ABCD 6वीं क्लास में पढ़ना सीखा। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने पिक कर लिया जी। और फिर सबका आशीर्वाद था और नियति थी। उच्च शिक्षा की ओर कैसे रुझान हुआ और उसके रास्ते कैसे बने आपके जीवन में? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिलासपुर से पढ़ाई करने के बाद मैं फिर हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में एक सीपेट एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पर मैंने कोर्स किया। तो वहाँ पर कोर्स करते करते फिर मेरे ध्यान पे रिसर्च की तरफ जागृति पैदा हुई। तो वहाँ से मैंने तय किया कि अब मुझे रिसर्च के डायरेक्शन पे जाना चाहिए। और वहाँ पे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT, वहाँ पे मैंने वो ज्वाइन किया। IICT में रिसर्च करने लगा। IICT में रिसर्च करते करते फिर उससे भी बड़ी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में है, NCL, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे करते करते फिर मुझे ये लगा कि यार PhD मुझे बड़े यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। फिर मैंने सारी परीक्षाएं देनी शुरू की जो भी ज़रूरत होती है विदेश जाने के लिए और स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि बाहर जाने का मतलब स्कॉलरशिप मिले तभी हम जा सकते थे, पैसे तो थे नहीं इतने। तो सारी परीक्षाएं दी। उस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भगवान की कृपा से मैं सफल हुआ। और भी कई यूनिवर्सिटी में ऑफर आए थे बट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मैंने टेकअप किया। फिर सुपर कंडक्टिविटी पे मेरी PhD कैम्ब्रिज पे शुरू हुई। कैम्ब्रिज पढ़ने के बाद फिर तो अब एक ब्रेक मिल गया, बड़ा ब्रेक मिल गया। हाँ जी। फिर लेकिन उसके बाद भी मैं काफ़ी लकी रहा कि इसके बाद फिर मेरा PhD के बाद मैं वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट फोटोवोल्टिक डिवाइसेस में हेनरी स्नेथ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, उनके साथ मैं उनको ज्वाइन किया। फिर मैं MIT भी गया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं व्लादिमीर बुलोविक फोटोवोल्टिक डिवाइसेस में उनका बहुत नाम है। उनके पास कर रहा था। फिर अप्लाई किया था, इंडिया वापस आने का तो मन था ही पहले से। अच्छा। फिर वापस आके IIT में प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर लिया था। हमने स्वदेश पिक्चर में देखा, शाहरुख खान जो हैं वो साइंटिस्ट रहते हैं, इंडिया आते हैं, इंडिया के दुख दर्द को समझते हैं और लगता है उनको कि भारत के लिए ही कुछ मुझे करना है। तो आपके मन में भी ऐसे कुछ विचार है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, देश के विज्ञान के लिए आगे बढ़ना है? मैं मानता हूं कि
ऐसे ही था, मैं कह सकता हूँ, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे मन में, मेरे दिल में शुरू से ही ये था कि मुझे वापस आना है, और दूसरा मुझे खूब अच्छे से पढ़ के वापस आना है। ये ऐसे नहीं वापस आना है कि बैग हिलाते आ गए टाइप से। वो जाते जाते ही मेरे दिमाग में तो पहले से ही था, बट मैं अपने आप को कहते हुए गया था कि वापस आना है। वहां जब मैं गया तो अब मैं थोड़ा नया नया गया था तो काफी एक्साइटेड भी था। जो भी मेरे से मिलते थे, संदीप क्या करेगा, अब स्वाभाविक है, लोग इंडियन देसी जो लोग मिलते थे वो पूछते थे, अच्छा संदीप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या करना है आगे। तो मेरे मुंह से तपाक से निकलता था कि मुझे वापस जाना है। तो वो सारे हंसते थे, बोले यार सारे ऐसे ही बोलते हैं, जो पहले दिन आते हैं ना तो घर की याद आती है, खाने का याद आता है, तो सब ये कहते हैं कि भाई वापस जाना है। तू साल भर यहाँ रहे, फिर तू बोलेगा कि नहीं जाना है। तो मैं बोला नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। और मेरे दिमाग पे शुरू से स्पष्टता थी कि मुझे वापस जाना है, और मैं वापस आया। जीवन में कोई रोल मॉडल जिसके जीवन का जो चरित्र है उसने आपको काफी प्रभावित किया? कई सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग हैं। मेरे अगर रिश्तेदारों में मैं कहूं तो मेरे फूफा जी थे, जिन्होंने मुझे अपने घर पे जगह दी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया निस्वार्थ। तो एक तो वो रोल मॉडल है मेरे कि भाई जिस तरीके से उन्होंने पूरे जीवन को सादगी से जिया, वो अद्भुत व्यक्ति थे, अभी नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद अगर मैं साइंस में अगर देखता हूं तो हेनरी स्नेथ, जिनके साथ मैं काम करता था, काफी यंग, मेरे से 2 साल बड़े थे, और वो मेरे जैसे बीसीओ को हायर किए थे। अच्छा। तो हेनरी स्नेथ बहुत अच्छे आदमी भी हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स जैसे भी थे। तो वो एक रोल मॉडल है। फिर पॉलिटिक्स में अगर मैं देखता हूं तो अरविंद केजरीवाल जी मेरे रोल मॉडल हैं। पुराने लीडर्स में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पसंद थे, क्योंकि हम जैसे ही बड़े हुए, पढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए देखते गए, तो अटल जी को देख के एक वो था कि यार ये अच्छे आदमी हैं। तो वो भी एक तरीके से प्रभाव तो जीवन में डला है कि राजनीति में अगर आना है, तब तो अर्ली स्टेज पे जो इंप्रेशन था, आम आदमी पार्टी तो थी नहीं, भाजपा और कांग्रेस थी, और हमारे परिवार का बैकग्राउंड भाजपा से जुड़ा हुआ था। तो अटल जी के फोटोग्राफ्स और वो सब घर पे सारे हुआ करते थे, तो उनका भी काफी प्रभाव था। हमेशा ये माना जाता है कि राजनीति को लेकर जो समाज का जो दृष्टिकोण है बिल्कुल अलग है। तो आपने पढ़ाई भी उच्च शिखर तक ले जाके किया और राजनीति में आ गए, राज्यसभा सांसद बन गए, तो राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ आपका? वैसे तो सब ईश्वर की कृपा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में, तो मुझे भी समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हूँ नहीं, बड़ा ऑर्डिनरी हूँ, फिर भी ये चीजें हुई है। तो अब राजनीति में आना ऐसा हुआ कि देखो, मेरे मन में तो पहले से था कि मुझे अगर देश में कुछ अच्छा करना है तो वो मैं एनजीओ खोल के या कुछ छोटा मोटा और काम करके मैं नहीं कर सकता हूं। मुझे अपने जीवन में बहुत ज्यादा देश के लिए करना है। तो वो कैसे होगा, मन में ये प्रश्न था। ये स्पष्टता मुझे बहुत जल्दी आ गई थी कि राजनीति के माध्यम से ही, पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाकर ही आप आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हो समाज में, देश में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ दुविधा थी कि राजनीति तो बड़ी गंदी थी। मतलब वही मेरा सवाल था। हाँ, मैं उसी पे, जिससे भी बोलो वो कहते थे कि राजनीति तो गंदी है। और हमें खुद भी राजनीति में जो ताम झाम दुनियादारी देखते थे, मैं कोरिलेट ही नहीं कर पाता हूं। मैं तो थोड़ा सा कम लोगों से मेल जोल, पढ़ाई करके घर पे सो जाना, इस तरीके के व्यक्तित्व था मैं। जैसे बिलासपुर में भी, जैसे आपके कपड़े भी हैं, पेंट शर्ट आप पहने हुए, जैसे भी हम राजनेता मानते थे, पजामा कुर्ता धोती जैकेट, तमाम चीजें हम जो है उसमें देखते हैं। उस पे मैं आता हूं। तो काम करते गए। राजनीति में आना तो बहुत पहले ही मेरे दिमाग में फ्रीज हो गया था कि मुझे पॉलिटिक्स पे आना है, और ये भी क्लियर था कि ये अच्छा नहीं है, इस पे गंदगी है बहुत, और ये भी तय था कि संभवतः मैं फेल भी हो जाऊं। ये मुझे पता था। मेरे दिमाग पे 60-40 का रेशियो था। 60% मुझे लगता था कि मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगा, 40% मुझे लगता था कि यार मैं मेहनती आदमी हूं, भगवान ने ताकत दी है तो स्लॉग करूंगा, आखिरी ओवर तक मैं करूंगा। तो मैं जब दिल्ली आके आईआईटी ज्वाइन कर लिया, तो फिर आम आदमी पार्टी, तब जब दिल्ली आया तो मुझे क्लैरिटी आ गई थी कि भाई इनसे मेरा मैच होता है फ्रीक्वेंसी,
नए आम आदमी पार्टी से। हाँ, नई पार्टी है। इन जो बातें कर रहे हैं केजरीवाल साहब, वो मेरे फ्रिक्वेंसी से मैच होता है, तो मुझे लगता है मैं इसमें सेट हो जाऊंगा। उनसे मैं जुड़ गया पार्टी से, और बैक एंड में रह के रिसर्च वाले काम, नॉन पॉलिटिकल काम करता ऐसे करके फिर वहां से जर्नी शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे केजरीवाल साहब से जान पहचान बढ़ी, फिर वो जो भी प्रोजेक्ट बोलते थे मैं डिलीवर करता गया। ऊपर वाले ने भी सुन लिए, केजरीवाल जी ने भी सुन ली। फिर पंजाब की जिम्मेदारी मिली, पंजाब में संगठन और तमाम जिम्मेदारी आपको मिली, रिसर्च से संगठन तक। मुझे लगता है कि कोई भी काम हो उसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, जो मेरे में थी क्योंकि मैं साइंटिस्ट थे, हाँ, तो मेरे में वो थी। और दूसरा आपको मेहनती होना पड़ेगा। आप अगर मेहनती हो तो चीजें सीख सकते हो। मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है राजनीति में। वो तो राजनीति को जो नेता है, आप जाओगे तो आपको बोलेंगे आपको क्या मालूम राजनीति का, हमें पता है, हम 50 साल जिले। उनके दिमाग पे, पुराने राजनीतिज्ञ जो है उनके दिमाग में तिकड़म, जोड़ तोड़ और गंदगी ही राजनीति है। वो राजनीति नहीं है। राजनीति बड़ी सिंपल भी हो सकती है। सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से जो भी चीजें हैं, जैसे चुनाव भी लड़ना है, तो चुनाव आपको लड़ना या लड़ाना गंदी क्यों करना है, गंदा क्यों करना है? आप ईमानदारी से लड़ो, ईमानदारी से लड़ाओ। तो मुझे वही आता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे तिकड़म तामझाम गबड़म होता है, हमें आता भी नहीं है, हम करते भी नहीं है। पंजाब में जो नतीजे हैं वो अभूतपूर्व है, और वो हम पूरी ईमानदारी से साफ सीधी लकीर में चलते। पंजाब में जो नतीजा है वैसे नतीजे बाद के चुनाव में क्यों नहीं आए? दो कारण है। एक तो पंजाब में पहले 20 एमएलए थे, और आपको याद होगा जो पहली लोकसभा इलेक्शन लड़े थे उस समय हमारे सांसद भी वहां बने थे, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के बहुत सारे लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली में जैसे काम हो रहे थे तो वर्ड ऑफ माउथ से वहां के लोग, जैसे हम कुछ भी बताते थे कि भाई ये करेंगे, तो लोगों को यकीन होता था कि यार ये करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली में देखते थे। ठीक है, करेक्ट। एक तो वो था। तीसरा, पंजाब के लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, नई चीजों को ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत हिम्मती भी हैं। दूसरी जगह ये हो सकता है यार नई पार्टी है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, संदेह हो सकता है। वहां के लोग बहुत हिम्मती है और नई चीजों को ट्राई आउट करते हैं, और केजरीवाल को बहुत प्यार करते हैं। तो एक तो ये था, और दूसरी जगह भी हो जाएगा अगर पर्याप्त समय। 2 साल पूरा कैंपेन रन हुआ था पंजाब का। 2 साल। कोई पॉलिटिकल पार्टी आखिरी के महीने भर में रन करते हैं। 2 साल आप जब पूरी शिद्दत से तैयारी करोगे तो कोई भी परीक्षा आप पास कर लोगे। ठीक कह रहे हैं। बाकी जगह पे भी कर रहे हैं। जैसे गुजरात था पंजाब के बाद, गुजरात जब गए तो सारे लोगों ने अब मुझे जिम्मेदारी दे दी। हाँ, सारे लोगों ने कहा यार कि तू अभी अभी सांसद बना है, इतना बड़ा रिजल्ट आया, तू बर्बाद होने क्यों जा रहा है, तू अब छोटा प्रोजेक्ट ले, अभी छक्के वक्के मार लिया है तो बिना मतलब आउट होगा तो पूरा धुल जाएगा पुराना। बट मैंने चैलेंज लिया, और केजरीवाल साहब ने मुझे वो चैलेंज और वो काम दिया। छत्तीसगढ़ का लेंगे चैलेंज? छत्तीसगढ़ तो गुजरात की तुलना में आसान है। अच्छा, किस लिहाज से कह रहे हैं आप? हर लिहाज से आसान है, हर लिहाज से आसान है। और जीवन में देखो, अंतिम निर्णय तो जनता लेती है और ईश्वर लेता है। कोई इंसान अगर ये दम भरे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो अच्छी बात नहीं है, अहंकार नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। क्या छत्तीसगढ़ को लेकर आप लोगों की क्या प्लानिंग, आम आदमी पार्टी की क्या योजना है? एक तो अगर मैं इलेक्शन कैंपेन है, और दूसरा हमारे जो मुद्दे हैं, दो चीजें हैं। अगर मैं कैंपेन को लेकर बात करूं तो कैंपेन में पहले हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं। संगठन जब मैं कहता हूं तो हमारी पार्टी का संगठन वैज्ञानिक पद्धति से बनता है, और नीचे गांव लेवल तक जाके संगठन बनाते हैं। तो उसकी प्रक्रिया जारी है। आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था ब्लॉक लेवल तक, इसके बाद सर्कल और विलेज लेवल का अगले 1 महीने में हो जाएगा। फिर हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे। कैंपेन में फिर हम मुद्दे उठाएंगे, जो मुद्दा जनता के जीवन को सीधा सीधा प्रभावित करती है, वही। अब इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई संदीप पाठक या कोई बड़ा आदमी या कोई आके अपनी बुद्धि से बताएगा, नहीं। कोई दूसरे के प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? जनता से ही पूछते कि क्या आपको लगता है, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, जनता से ही पूछ के निकालते हैं। और उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बड़ी शिद्दत से खूब मेहनत करके सर्वे करोगे, चीजें निकल आती है। जो निकल के आता है
जो निकल के आएगा उसको हम मुद्दा बनाएंगे। अब जनता को चाहिए नींबू पानी, और आप अगर कोका कोला दे रहे हो उसको, और आप सोचोगे स्मार्ट आदमी यार मैंने तो कोका कोला दिया है, पर जनता को नींबू पानी चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल है। नंबर 2। नंबर 3, फिर हमारे पास केजरीवाल है, वो आएंगे, प्रचार करेंगे, लोग प्यार करते हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है, और क्रेडिबिलिटी भी तभी बनती है जब आप काम करके। में सरकार जो है, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, बहुत सारी ऐसी योजना जो आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, सरकार यहाँ भी काम कर रही है। तो इनके पास भी विकास का मॉडल है, आपके पास भी विकास का मॉडल है, तो क्या जनता के बीच जब 2 मॉडल जाएंगे तो कैसे आप अपने आप को अलग बता पाएंगे? देखिए, कभी भी मॉडल वर्सेस मॉडल नहीं होता है। अभी अगर मैं कहूं कि हमारा आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा पूरी देश दुनिया में सब जगह पता है। हमारे मेन हम किस मुद्दे को लेकर जाते हैं। पहला तो है स्कूल, और स्कूल जब लेके जाते हैं तो कहने का मतलब है सरकारी स्कूल। और सरकारी स्कूल कहते हैं तो ये नहीं कि 4 स्कूल हमने बना दिए, डेंटिंग पेंटिंग करके उसको दिखा दिए। स्कूल को इंप्रूव करना 1 दिन का 2 दिन का खेल नहीं है। बिल्कुल। इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग से लेकर सिलेबस को लेकर रिगरस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर मैं भी छत्तीसगढ़ में अगर आज इसको करना शुरू करूं तो मैं 1 साल में नहीं कर सकता हूं, मुझे पूरे 5 साल 6 साल लगेंगे, और कंटिन्यूअस रिगरस प्रोसेस होगा। उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग रहेगी, सिलेबस रहेगी, मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, सारी चीजों को देख के। तो एक तो वो है, तो स्कूल पे हम फोकस करते हैं। और जब हम स्कूल को कहते हैं तो सरकारी स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे पढ़ाई वाले। उसके बाद दूसरे में हेल्थ है। हेल्थ में जब हम कहते हैं तो सारे सरकारी हॉस्पिटल, आज मैं आपको कहता हूं कि आप और हम जा सकते हैं, नक्शा रखते हैं छत्तीसगढ़ का, अपनी उंगली को किसी भी 10 स्कूल और 10 अस्पताल पे आप रख लीजिए रैंडम, हम चल के देख लेते हैं वहां की परिस्थिति। मैं गांव का हूं ना, मुझे पता है आज भी बीमार पड़ते हैं तो लोग कहां इलाज कराते हैं, मुझे आइडिया है। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना के समय जो मौतें हो रही थी बैक टू बैक पूरे दुनिया में हो रही थी, दुर्भाग्य था। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोरोना को भी छोड़ दीजिए, नॉर्मल सर्दी बुखार के लिए भी अगर आदमी आज गांव प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है तो खून चूस डालते हैं। स्कूल की हालत बहुत खराब है। हमारा मुद्दा स्कूल है, तो हम दिखावे और डेंटिंग पेंटिंग की राजनीति नहीं करते हैं, ओरिजिनल मुद्दे की राजनीति। तो स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट, आप ले सकते हो, फिर ऑब्वियसली कृषि प्रधान राज्य है, आप कृषि से बाहर नहीं जा सकते, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जिससे कि किसानों की आय बढ़े, किसानों के जीवन यापन सुदृढ़ हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सारी व्यवस्थाओं को, कोई भी काम करने आज छत्तीसगढ़ में आप चले जाओ, मैं आपको बताता हूं कि क्यों छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश सरकार को हराएगी और आम आदमी पार्टी को जिताएगी। आज एक काम लेकर मैं और आप चलते हैं किसी दफ्तर में, जेन्युइन काम रहेगा, फॉर्म भरते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हर काम का कट बंधा हुआ है। कोई भी ऐसा काम नहीं है ऊपर से लेकर नीचे तक जिस पे कट नहीं बंधा हो। और नीचे का कट क्यों बनता है? जब ऊपर से कट बंधा रहता है तभी नीचे से कट बनता है। और जब नीचे से कट बंध गया जिस राज्य में, उस राज्य में भगवान ही मालिक है, फिर तो हाहाकार मचा रहता है। जनता अपनी जितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, उतना ग्रोथ कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जीवन में कोई सहयोग या सुविधा नहीं है। राजनीतिक सुचिता की बात आप हमेशा करते हैं, आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे में उसको शामिल करती है, लेकिन बहुत सारे आरोप जो हैं आम आदमी पार्टी पर भी लगते हैं, आपका क्या कहना है? आरोप लगते हैं, और वो बिल्कुल ठीक बात है। जब आप राजनीति में हो तो आरोप विपक्षी दल लगाएंगे भी, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो आरोप सही है। सबसे पहले तो आपको अपनी आत्मा से ही जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप अपनी आत्मा में ही अगर जस्टिफाई नहीं करोगे तो बाकी को कैसे? तो प्रश्न ये नहीं है कि आरोप लगा दिया, आरोप लगते हैं, प्रश्न ये है कि उसमें सच्चाई कितनी है जी। और सच्चाई को जनता कई बार कंफ्यूज हो सकती है। लेकिन मतलब जो आप लोग के नेताओं पर आरोप लगे हैं वो सच हैं नहीं है, ये तो बात की बात है। आपका क्या कहना, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अंतरात्मा की भी और फैक्ट भी मैं दोनों आपको बताता हूं जी। आप लिकर पॉलिसी ले लीजिए। लिकर पॉलिसी जो है, लिकर पॉलिसी में एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मैं आपको कंपैरिजन, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं। गुजरात का मैं प्रभारी था, जिस समय मैं प्रभारी था
गुजरात का, वहां पे इलिसिट लीकर पीकर सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो हमने थोड़ा उस पर पढ़ना शुरू किया कि यार मामला क्या है। इतने ज्यादा मौतें अलग 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 समय पर होती है जहरीली शराब पीने से। जहरीली शराब का मार्केट हजारों करोड़ का है बताते हैं। हाँ। और वो तो बताते हैं, लेकिन क्या एविडेंट है कि किसी को भी अगर शराब चाहिए गुजरात में, आप मंगाओ, आपको शराब मिल जाएगा, और वहां शराब बंदी है। ये है शराब का घोटाला। अब मैं आता हूं दिल्ली में। दिल्ली में भी पहले इल्लीगल बहुत सारे शॉप्स थे चारों तरफ। इल्लीगल शॉप्स थे, जो सरकारी उस पे नहीं था, उस पे जो कमाई और फायदा होता था जिसका इल्लीगल होता था, या नेता का जो होता था। पहले नेता क्या करते थे, पहले नेता या कोई भी ठेका लेते थे। ये ठेका लेके क्या करते थे कि 2 और लीगल वाला रहता था, 4 वो इल्लीगल लगा लिया अपना। नेता किससे डरता था? तो इल्लीगल भी चलती थी। और उसकी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पूरी पॉलिसी को रिवाइज किया, पॉलिसी को चेंज किया। कोई भी सरकार बनती है तो पॉलिसी में ही आप चेंज करके फंडामेंटल आप चेंज करते हो। उसमें अब जैसे जिसको भी ये लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग की व्यवस्था होती है उसको आमूल चूल बदला गया, ताकि सरकार को उससे ज्यादा फायदा, पारदर्शिता रहे उसमें, और पारदर्शिता रहे। इस नए पॉलिसी के आने से सरकारी खजाने में बढ़ोतरी हुई। कहने का मतलब, इस नए पॉलिसी के आने से सरकार को फायदा हुआ। मतलब मैं अपने जीवन में ये पहली बार सुन रहा हूं कि घोटाला होने पे सरकारी खजाने को फायदा हो रहा है। भाई घोटाला आदमी करता है तो एक प्राइवेट पर्सन को फायदा होता है, किसी को फायदा होता है, सरकार को फायदा कैसे हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में भी यही वाली लिकर पॉलिसी आम आदमी पार्टी ने लाई हुई है। वहां पे भी दिन दुनी रात चौगनी सरकारी खजाने को बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक पॉलिसी है, सोच समझकर लाई गई थी। अब इस पे जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, अंत पंत पे वो छूट जाएंगे, क्योंकि ये केस ही नहीं बनता है। इस केस में कुछ है ही नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, और दिल्ली में अब हराना मुश्किल हो गया है। अभी एमसीडी का चुनाव हुआ, बीजेपी फिर हार गई। पंजाब में जिस तरीके से सरकार बनी और जिस तरीके से काम हो रहा है, ये तय हो गया कि 15-20 साल तक अब आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी। गुजरात में जिस तरीके से हम जाके इनके पसीने छुड़ा दिए, इनको ये तय हो गया है कि यार अगर कोई लड़ के हमको परेशान कर सकता है तो यही आदमी है, और आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, इसको घेर के खत्म करो। उसी प्रक्रिया में ये लगे हुए हैं। हमारा कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। हम ऑर्डिनरी साधारण लोग हैं। देरी हो सकता है, देरी हो सकता है, 1 महीने हो सकता है, 2 महीने और लग सकते हैं, जो भी लग जाए, अंत पंत में वो बाहर आएंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं। जी। धर्म को लेकर क्या आप सोचते हैं? मेरे हिसाब से धर्म को लेकर जो आप अन्य पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आप क्या समझते हैं या आपकी क्या सोच है। धर्म क्या है? धर्मम तस्य धार्यते, धारण करने योग्य आचरण ही धर्म है। मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म से जो भी मुझे सीखा है, मेरा जीवन आज मैं जो कुछ भी हूं अपने धर्म के कारण हूं। कठिन परिस्थितियों में आपका धर्म सिखाता है कि क्या धारण करने योग्य है और क्या परित्याग करने योग्य है, वो धर्म होता है। धर्म को संचालित धर्म गुरु करें, शंकराचार्य करें, ये करें, सारे अनुयायी करें, सब अपने अपने धर्म का पालन करें। मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं, और मेरा बहुत अटूट, मैं भगवान को बहुत मानता हूं। दिक्कत वहीं पे आती है जब कोई राजनीतिक दल धर्म के नाम पर वोट मांगकर अपना फायदा करे। चलो धर्म के नाम पर वोट मांग के धर्म का फायदा करो, वो भी नहीं है। धर्म के नाम पे वोट मांग के अपनी जेब भरते हैं, वहां पे फिर एक दुविधा वाली बात है। और ये किसी भी देश के लिए धर्म और राजनीति जब मिलती है तो वो जहर बन जाता है। तो धर्म बहुत जरूरी है, सभी को धार्मिक होना चाहिए। आज के कलयुग में जहां इतना मेंटल स्ट्रेस है, हर कुछ है, हर व्यक्ति को धार्मिक होनी चाहिए। बहुत शांति और सुकून मिलता है, और जब कुछ समझ नहीं आता तब भगवान ही आते मदद करने। आप जिन्हें राज्यसभा सांसद बने हो पंजाब ले, और हो आप छत्तीसगढ़ के, तो पहली बार छत्तीसगढ़ से निकल के कोनो आदमी ला ऐसा सम्मान मिले है। एक हर बार छत्तीसगढ़ के जनता में एक बड़ा आनंद भी है, खुशी भी है। आपके क्या कहना है? नहीं, बहुत बड़े बात है, बहुत बड़े बात है। कोई एक बड़े परिवार के आदमी ला कोई सांसद वांसद बनाते तब वो अलग बात है। एक मोर असन साधारण आदमी जेकर कोई चिन्ह पहचान कहीं से नहीं उठ के आई, 16 पंजाब जिन बनाए, तो हम आभारी हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भी आभारी है।
और ये बहुत बड़े बात है। राजनीति बदले बर जिन केजरीवाल कहते ने कि मैं राजनीति करे बर नहीं बदले बर आया, मैं ओखर प्रमाण हूं कि वह राजनीति बदल देस। कि मोर असन किसान के बेटा एक साधारण आदमी छत्तीसगढ़ ले उठा के वो मोला राज्यसभा पहुंचा दी, ये है राजनीति बदलना। पाठक जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में छत्तीसगढ़ के जनता ला आप का संदेश देना चाहो? मैं बस एक ही बात कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जनता में सब गुण है, गांव के आदमी में सब गुण है। हमन धीरजवानन, हमन सीधा साधान, बहुत मेहनतियन, और छत्तीसगढ़ के आदमी विषम परिस्थिति में भी अपन धीरज नहीं खोए। तो हमन ला अपन ताकत पहचानना है, खूब आगे बढ़ना है, और हमर जिन परिस्थिति आज छत्तीसगढ़ के बने हमन ला नंबर 1 बनना है। हमन काबिल हन, हमारे पास इतना ज्यादा संसाधन है, खनिज पदार्थ है, संपदा है, सीधे साधे आदमी है, नदी है, तालाब है, हर कुछ है। तो वोट जिन छत्तीसगढ़ इधर दे है, सोच समझ के दे, जिकर से छत्तीसगढ़ के भविष्य बन सके, छत्तीसगढ़ के आदमी मतलब रोजगार मिल सके, किसान के आऊ कमाई बढ़ सके, ये सारा भ्रष्टाचार और गोरख धंधा जिम बंद हो सके, वही ला वोट देहा। बाकी मोला पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ खूब आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ खूब आगे बढ़े। हमारे साथ रही ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी। पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके। थैंक यू।